अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आने वाला जो दिसंबर है यानी 2021, इसमें कौन सी वो वायरस की एक ऐसी किस्म है कि जिससे पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है और ख़ुद हम पाकिस्तानियों को भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो कोरोना की एक नई किस्म है जो ज़ाहिर है कि जिससे आप बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, लेकिन सिर्फ उसका नाम तब्दील किया गया है और इसी तरह उसकी कुछ अलामात में तब्दीली है। तो उसके बारे में हम पाकिस्तानियों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि दिसंबर 2021 में इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वेरिएंट हमें तंग कर सकती है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि अगरचे पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के दो ऐसे ममालिक का जायज़ा लें जिसमें बरतानिया और अमेरिका शामिल है और जहाँ पे 45% लोग जो हैं फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन इस वक्त वो भी इस जो कोरोना की किस्म से खौफजदा हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो बरतानिया, वहाँ पे इस वक्त जो नए केसेस हैं, जहाँ पे केसेस 2000 तक ड्रॉप हो चुके थे या उससे भी कम 24 घंटे में, और वो अब 7-8 हज़ार से ऊपर जा चुके हैं और ये जो नए केसेस हैं ये जवानों में हैं ज़्यादातर। तो उसके भी 90% जो शिकार हैं वो इसी कोरोना की इस वेरिएंट से हैं जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा आप लोगों को। और इसी तरह जो अमेरिका है उसका भी अगरचे वहाँ पे 45% से ज़ायद लोग जो हैं फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है कि आप सब लोगों को पता है कि अमेरिका में दो पार्टीज़ जो है उनका रूल है। साउथ का एरिया जो है वो एक पार्टी के पास है जो पहले थी हुकूमत में, और जो नॉर्थ ईस्ट है ख़ास तौर पे वो आजकल की जो हुकूमती पार्टी है। अब जो आजकल की हुकूमती पार्टी है उसकी पॉलिसी के तहत लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं उन खितों में जिनको मैंने नॉर्थ ईस्ट कहा है, जिसमें न्यूयॉर्क और ये एरिया शामिल है। लेकिन जो साउथ का एरिया है वहाँ पे क्योंकि दूसरी पार्टी जो अब अपोजिशन में है अमेरिका में, उसके हामी वहाँ पे हैं, तो उन्होंने बहुत कम लोगों ने और ख़ास तौर पे जवानों ने इंतहाई कम तादाद में वैक्सीन लगवाई है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कुछ केसेस ऐसे हैं ख़ास तौर पे जिनमें 10% जो है वो इस किस्म की वजह से हैं, इस वेरिएंट की वजह से हैं। इससे पहले दोस्तों आप इस वेरिएंट को जानते थे जो इंडियन वेरिएंट के नाम से, या फिर इसको कहा गया था B.1.617.2, लेकिन अब इसका जो नया नाम है वो है डेल्टा वेरिएंट। सबसे अहम बात जो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आलमी इदारे हैं जिसमें CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी शामिल है, तो उन्होंने इस कोरोना वायरस की जो वेरिएंट है उसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया है। इससे पहले इसको हम रखते थे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में कि जिस पे नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन अब इसको कहा जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ना सिर्फ ये कि ये 60% ज़्यादा मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में 60% ज़्यादा तेज़ी से बरतानवी स्ट्रेन की निस्बत, बल्कि ये इम्यूनिटी जो वैक्सीन्स की होती है और जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है उसके खिलाफ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत है। यही वजह है कि इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, क्योंकि दुनिया में वेरिएंट्स के बारे में 3 किस्म का रवैया पाया जाता है इंसानों के अंदर जो आलमी इदारे हैं। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और एक होता है वेरिएंट ऑफ हाई कंसर्न। जो वेरिएंट ऑफ हाई कंसर्न है तो उसमें वो वेरिएंट शामिल होती हैं कि जिनकी वजह से आपकी वैक्सीन काम नहीं कर पाती और वो बहुत ज़्यादा बीमारी करती हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी तक दुनिया में कोई एक ऐसी वेरिएंट नहीं है जो इससे बड़ी कैटेगरी यानी तीसरी कैटेगरी में रखी गई हो। तो क्योंकि अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है, तो हम पाकिस्तानियों को इसलिए जानना ज़रूरी है इसके बारे में कि ये जो वेरिएंट है ये इंडिया से ये इसका आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान में भी ये वेरिएंट इस वक्त मौजूद है। आप इसके तेज़ी से फैलने या ट्रांसमिशन का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो चाइना से वेरिएंट आया था वो उससे जो बरतानवी वेरिएंट है वो 40% ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होता था। लेकिन ये जो वेरिएंट है जिसको हम पहले इंडियन वेरिएंट कहते थे और अब डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, तो ये बरतानवी जो वेरिएंट है उससे 60% ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिशन होती है इसकी। यानी अगर हम चाइना से जन्म लेने वाले उस वायरस का मुकाबला करें इस इंडियन वेरिएंट से, तो इंडियन वेरिएंट 100% ज़्यादा ट्रांसमिशेबल है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
और यही वो वजह है कि बरतानिया में इस वक्त बड़ी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पे नौजवानों में, क्योंकि नौजवानों में वहां पे वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। और आज से यानी आज के दिन से 18 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं उनको भी इजाजत होगी वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि यंग लोगों में वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। और ये जो वेरिएंट है ये नौजवानों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है, और उनके अंदर जो अलामात होती हैं वो अलामात वो नहीं हैं जिनको हम पहले जानते हैं, बल्कि जो इंडियन वेरिएंट की अलामात हैं या डेल्टा वेरिएंट की जो अलामात हैं वो अलामात हैं जो आमतौर पे हम फ्लू की अलामात कहते थे पहले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है यानी कि कंप्लेंट वो है सर का दर्द यानी हेडेक, फिर है नाक का बहना या रनी नोज, उसके बाद आता है गले की खराबी यानी सोर थ्रोट, और फिर है बाकी बुखार और उल्टी का आना या पेट का दर्द होना। तो इन अलामात पे अब इसलिए ज्यादा नजर रखना जरूरी है कि इससे पहले हम ये समझते थे कि ये अलामात हैं कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस की, लेकिन अब नौजवानों में इन अलामात के साथ जो डेल्टा वायरस जिसको हम या वेरिएंट जिसको हम पहले इंडियन वेरिएंट कहते थे, तो वो वजह बन रहा है अब कोरोना की। सबसे पहले तो मैं इस बात पे एक दफा आना चाहूंगा कि हमने ये नाम क्यों चेंज किए हैं WHO ने। उसकी दोस्तों 2-3 वजूहात हैं, मैं बड़ी बड़ी वजूहात जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं ब्रिक्स, BRICS। इससे बनता क्या है? ये है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये 5 मुल्कों की एक ऐसी तंजीम समझी जाती है या एक ऐसा ग्रुप है जो जिनकी इकोनॉमी और जिनका जो असर है वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है इस ग्रुप का। अब दुनिया में जितनी भी कोरोना की वेरिएंट्स आई हैं वो किसी ना किसी तरह इन 5 ममालिक से मुताल्लिका हैं। जैसे एक वेरिएंट है जिसको हम ब्राजीलियन वेरिएंट कहते हैं, या पुराना नाम था उसका P.1 और नया नाम है उसका गैमा। फिर है रशिया में आज तक कोई वेरिएंट नहीं आया। उसके बाद आता है इंडिया में जो वेरिएंट आया जिसको हम इंडियन वेरिएंट भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम था B.1.617.2, लेकिन अब उसका जो नया नाम है वो डेल्टा वेरिएंट है। और C जो है वो चाइना में जाहिर है कि इसने जन्म लिया, लेकिन आगे जाके मैं अब जिक्र करता हूं कि क्या अहमियत है चाइना की कि जिसकी वजह से ये सारे नाम तब्दील करने पड़े हैं। और आखिर में आता है S, साउथ अफ्रीका में भी एक वेरिएंट ने जन्म लिया जिसको कहा जाता है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या B.1.351। अब दोस्तों होता ऐसे है कि जब इंडियन वेरिएंट का नाम बहुत ज़्यादा लिया गया तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि अगर एक वो वेरिएंट कोरोना वायरस का जिसका जन्म इंडिया से हुआ है उसको इंडियन वेरिएंट कहा जाता है, तो अगर ये वायरस चाइना से इसका सबसे पहले जन्म हुआ है तो इसको चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहा जाता। ये दुनिया में शुरू में कोशिश हुई थी कि अमेरिका का जो पुराना सदर था उसने कहने की कोशिश की थी इसको चाइनीज वायरस, तो जिसपे बहुत बुरा रिएक्शन आया था चाइना का, तो उसको पीछे हटना पड़ा। जब WHO ने ये सारा प्रॉब्लम देखा और खासतौर पे जो ब्रिक्स के 5 ममालिक हैं उनमें से रशिया के अलावा तकरीबन सब में वेरिएंट्स हैं, और उनका ये एतराज़ है कि अगर हमारे ममालिक का नाम लेके वेरिएंट कहा जाता है तो इसको चाइनीज वायरस भी कहा जाए। तो इसका फिर हाल WHO को ये नजर आया कि हम ऐसे नाम देते हैं जिसमें ओरिजिन यानी ये कहाँ से ये वायरस का आगाज हुआ उसका जिक्र कम से कम किया जाए। तो जिसकी वजह से अल्फा वेरिएंट कहा गया बरतानिया से जिसने जन्म लिया, जिसको हम UK वेरिएंट भी कहते हैं, पहले कैंट वेरिएंट भी कहते हैं, तो या B.1.1.7, अब उसका जो नया नाम है वो अल्फा वेरिएंट है। बीटा वेरिएंट कहते हैं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को जिसका पहले नाम था B.1.351। फिर गैमा वेरिएंट कहते हैं ब्राजीलियन वेरिएंट को जिसको P.1 भी कहते थे, और आखिर में इंडियन वेरिएंट का नया नाम है डेल्टा वेरिएंट और जिसको पुराना नाम था B.1.617.2। तो अब हमने जब फ्यूचर में हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा ये नाम लें ताकि उसमें आगे भी कुछ आसानी है, वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरी वजह ये बनी थी कि जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते थे तो उस मुल्क का नाम शामिल हो जाता था उस वेरिएंट के साथ, यानी एक किस्म का बुरा आप इसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी याद थी जो बुरी याद थी कि ये फलां मुल्क में ये वेरिएंट आया। तो WHO ने इस चीज़ का जायज़ा लिया और उन्होंने देखा कि वो बहुत सारे गरीब ममालिक कि जहाँ पे नए वेरिएंट्स जन्म ले रहे थे उनको पता चल चुका था कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है कि वहाँ पे नए जो वेरिएंट्स हैं उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो इस डर की वजह से उनका नाम नहीं लेते थे कि ये उनके मुल्क की बदनामी होगी जब उस मुल्क का नाम शामिल कर दिया जाएगा उस वेरिएंट के साथ।
तो दूसरी बड़ी वजह यह बनी है कि जिसकी वजह से WHO को नाम तब्दील करना पड़े हैं। और सबसे आखिर में जितने भी टीवी के या रेडियो के प्रेजेंटर्स होते हैं जो खबरें पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि अगर वो मुल्क का नाम ना लेना चाहें और वो साइंसी नाम लेना चाहें, तो आप देखें कि B.1.617.2 ये मुश्किल है याद करना और बार बार इसको कहना। लेकिन अगर इसकी जगह पे डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट कह दिया जाए तो बहुत आसान है आम जुबान में भी बात करना। तो ये 3-4 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से WHO को इनके नाम तब्दील करना पड़े। और अब हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम लें जो आसान हो और जो WHO ने रिकमेंड किए हैं। जाहिर है किसी हद तक इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों को ये वेरिएंट्स के नए नाम याद हो जाएंगे। तो अब हम वापस आते हैं डेल्टा वेरिएंट की तरफ। दोस्तों, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो दुनिया में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, इंडोनेशिया में वही वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है चाइना की जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, यानी साइनोवेक कंपनी की कोरोना वैक। अब पिछले दिनों वहां पे एक स्टडीज आई हैं और उन्होंने ये बताया है कि उनके बहुत सारे हेल्थ वर्कर के जिनको कोरोना वैक लगी हुई थी वैक्सीन, फुली वो वैक्सीनेटेड थे, इसके बावजूद उनको इन्फेक्शन हुई। अगरचे बहुत सारे लोग इसलिए महफूज रहे क्योंकि उनको वैक्सीन लगी हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो लोग हैं जो ज़्यादातर हेल्थ वर्कर्स थे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे उनको लगाई गई है, इसके बावजूद इनमें से कुछ लोग जो हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और वो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुए। तो इसलिए दोस्तों, ये जो नए वेरिएंट्स होते हैं इनकी एक ये उनके लिहाज से खूबी और हमारे लिहाज से खामी है कि वो वैक्सीन और आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें से गुजरने की कोशिश पूरी करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। और आप मत भूलें कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ 1.5% फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एज अ डॉक्टर अफजल सिर्फ बिलीव करता हूं कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं आप उनको वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में शामिल करें, क्योंकि जो सिंगल डोज वैक्सीनेशन होती हैं वो दुनिया में पहले भी कोई खास प्रोटेक्शन नहीं देती थी बाकी बीमारियों के लिए, और यही कोरोना के लिए भी है कि कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द और ख़ासतौर पर दिसंबर 2021 से पहले पाकिस्तान में जितने ज़्यादा लोगों को फुली वैक्सीनेट किया जा सकता है, कम से कम 50 से 60% लोगों को फुली वैक्सीनेट किया जाए और बाकियों की कोशिश की जाए कि एंटीबॉडीज़ चेक करके उनकी नेचुरल जो इम्यूनिटी है इन्फेक्शन के बाद उसका जायज़ा लिया जाए, जिसे सीरो कन्वर्शन कहते हैं आम जुबान में, कि आप सीरो पॉजिटिव होते हैं अगर आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं और आप सीरो नेगेटिव होते हैं अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई। और दूसरी अहम बात कि ये डेल्टा वायरस की वजह से बरतानिया में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि वहाँ पे जो लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना था वो 21 जून को होना था, लेकिन इसी डेल्टा वायरस के खौफ और डर की वजह से और बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो यंग लोगों में केसेस हैं, और ये जहन में रखें कि ये ज़्यादातर केसेस अनवैक्सीनेटेड लोगों में हैं, क्योंकि वहाँ पे अनवैक्सीनेटेड लोग ज़्यादा हैं, और यही अमेरिका में भी है कि वहाँ पे भी अनवैक्सीनेटेड लोगों को ये ज़्यादा मुतासर कर रहा है। वैक्सीनेटेड को करता भी है तो उसकी जो शिद्दत है वो बहुत कम होती है। तो बरतानिया ने जो अपना लॉकडाउन खोलना था 21 जून को, अब उसने वो मुंतकिल कर दी है वो तारीख, या उसको पोस्टपोन कर दिया है 19 जुलाई तक। अब 19 जुलाई को भी वो इस चीज़ का जायज़ा लेंगे और अगर उनको मुनासिब लगा तो तब वो खोलेंगे। सिर्फ डेल्टा वायरस के खौफ की वजह से उनको इसको पोस्टपोन करना पड़ा। यानी बरतानिया जैसे मुल्क को जहाँ पे 45% लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। इसके अलावा मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करता हूँ और नॉट का। और नॉट क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन नंबर होता है, यानी एक शख्स को जब कोरोना होता है तो वो कितने लोगों को आगे मुंतकिल कर सकता है। इससे पहले डेल्टा वायरस आने से पहले बरतानिया में जो और नॉट था वो 0.8 था, यानी अगर 10 लोगों को कोरोना होगा तो वो 8 लोगों को देंगे, यानी हर 10 लोग जब 8 को देंगे तो उनमें से 2 माइनस हो जाएंगे। तो ये आपके मुआशरे में जो इन्फेक्शन का रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अब वहां पे जो डेल्टा वायरस की वजह से जो और नॉट है वो 1.14 है, यानी हर 10 में से जब 10 लोगों को होगी इन्फेक्शन कोरोना की तो आगे 14 लोगों को देंगे, जिसकी वजह से अब वहां पे केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं एक्सपोनेंशियली। लेकिन अभी तक क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगी हुई है कि तो बावजूद इसके कि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे डेथ रेट अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल्स में जा भी रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत की अलामात नहीं है, ख़ासतौर पे अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। मैं दोस्तों आपको एक दफ़ा फिर बताऊंगा कि
आप लोग अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे केसेस ज़्यादा जिनको सिवियरिटी या शिद्दत आई है तो वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो हर वीडियो की तरह मैं मैसेज आप लोगों को यही दूंगा कि कोशिश करें कि आप अपने और अपने प्यारों को दिसंबर 2021 से कम 1 से 2 महीने पहले फुली वैक्सीनेट ज़रूर करवा लें। ये आपके और आपके प्यारों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जिनको कोई ना कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला है, और इसके अलावा उनको सांस की कोई बीमारी है, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दवाइयाँ वो ले रहे हैं जिनसे जो ऑटो इम्यून बीमारियों में हम देते हैं जिससे हमारा मदाफ़ती निज़ाम कम होता है, किसी की उम्र ज़्यादा है, तो उन लोगों को हर सूरत वैक्सीन लगवानी चाहिए, बावजूद इसके कि उनमें से काफ़ी सारे वो लोग हैं जिनमें वैक्सीन भी काम नहीं करती। तो उस सूरत में अपने इर्द गिर्द के सारे जो जवान हैं उस घर के, या वो लोग हैं जिनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वो ज़रूर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही इस पेंडेमिक से निकलने का हल है, और वैक्सीन ही इस वायरस को हराने का भी हल है इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।